हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो अपनी बात कर रहे हैं जो अपन लोगों ने सीरीज चला रखी थी राजनीति विज्ञान की, और उसमें अपन लोगों ने अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिया था। 29 और 30 पढ़ लिया था, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 31। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 31 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31। और 31 में क्या बताया गया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार बताया गया है? संपत्ति का अधिकार। याद रखना, ये जो अधिकार है, इस अधिकार की बात करें तो थोड़ा सा इस अधिकार के बारे में बताते हैं कि ये जो जो आर्टिकल है 31, इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 31 की बात करें, संपत्ति का अधिकार है, और इसी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। याद रखना ये बात। मूल जो अधिकार है, मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और हटाया गया उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई सरकार के समय। किसके समय? मोरारजी देसाई सरकार के समय। याद रखना, मोरारजी देसाई सरकार के समय क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसी अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में, कहां पर है? अनुच्छेद 300 क में क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये बात याद रखना दोस्तों कि मैं क्या बता रहा हूं कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, और इसे हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में क्या बना दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 19(1)(f) से भी हटा दिया गया, और मूल अधिकारों से भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। ये बात दोस्तों याद रखना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 31 की कुछ भाग है, और उन भागों में बात करते हैं। पहला आता है 31A। किसकी बात करें? पहला आता है 31A। 31A की बात करें तो इसमें बताया गया कि इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन, कौन सा? इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। ये बात याद रखना दोस्तों। मैं क्या बता रहा हूं? अनुच्छेद 31A की बात कर रहा हूं। 31A को प्रथम अमेंडमेंट हुआ 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 15(4) को भी जोड़ा गया, 16(4) को भी जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 31A को जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सरकार, इसमें कहा गया कि सरकार कानून बनाकर क्या करे? सरकार कानून बनाकर, सरकार कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को, सरकार कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। किसी की भी संपत्ति को क्या कर सकती है? अधिग्रहित कर सकती है, यानी अपने कब्जे में कर सकती है। ये बात याद रखना। क्या कहता है अनुच्छेद 31A? क्या कहता है कि सरकार क्या बनाकर, सरकार कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को क्या कर सकती है? जब्त कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। जब ये बात 31A में लिखी गई कि सरकार कानून बनाकर क्या कर सकती है? किसी की भी संपत्ति को जब्त कर सकती है, जब ये बात यहां लिखी गई तो फिर एक वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। तो याद रखना, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा दी गई कि सरकार ऐसे तो हर किसी की संपत्ति को क्या कर सकती है? अधिग्रहित कर सकती है, और व्यक्ति उसके खिलाफ अपील भी नहीं करेगा। ये बात बता दी गई, उस केस में कहा गया। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर आता है 31वां अनुच्छेद 31B। फिर कौन सा लाया गया? 31B लाया गया। और 31B में क्या बताया गया? 31B में बताया गया कि 31B में जो विषय कानून बनाकर डाले गए हैं, संपत्ति से संबंधित उन विषयों पर अपील नहीं की जा सकती। दोस्तों 31A की बात समझो। 31A क्या कहता है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सरकार कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को क्या कर सकती है? अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन फिर इसके बाद में एक अनुच्छेद और आया 31B।
इसे भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि जो इस अनुच्छेद में जो विषय डाले गए हैं उन विषयों पर न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। बात आ गई क्या समझ में? देखो मैं यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूं आपको। 31A तो समझ में आ गया। 31A क्या कहता है? 31A कहता है कि सरकार क्या कर सकती है, किसी की भी संपत्ति को जब्त कर सकती है कानून बनाकर। 31B कहता है, देखो 31B के बात करें तो इसे प्रथम संविधान संशोधन, कब की बात करें, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे भी जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुच्छेद को भी जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद में क्या बात बताई गई है, इस अनुच्छेद में कहा गया कि 31B में डाले गए विषयों पर, 31B में डाले गए विषयों पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। 31B में डाले गए विषयों पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये बात याद रखना। न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये बात याद रखना। 31A में देखो दोबारा समझो 31 की कहानी क्या है। 31 की कहानी यही है कि बताया गया कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि सरकार कानून बनाकर किसी की भी संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। जब ये बात सरकार ने लिखी तो फिर इसके बाद में एक संविधान में संशोधन और किया गया और अनुच्छेद जोड़ा गया 31B, और इसे ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बात बताई गई, इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद बोले तो 31B में जो विषय डाले गए हैं उन विषयों पर अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपील नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये हुआ कि जब ये बात बताई गई कि सरकार एक तो संपत्ति इकट्ठी करेगी, और सरकार ने वापस संविधान संशोधन किया और कहा कि हम जो विषय डाल रहे हैं उन विषयों पर आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। जैसे ही ये डिसीजन सरकार का आया तो फिर एक नया केस आता है और उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद में कहा गया, इस वाद के तहत जो अनुच्छेद 31 था उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई, चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या दे दी गई, चुनौती दे दी गई। और कहा गया कि सरकार ऐसे तो हर किसी की संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। क्या कर सकती है? जब्त कर सकती है। और जब्त करके सरकार ने साफ साफ ये बात भी कह दिया कि सरकार जो जब्त करेगी उन संपत्ति के खिलाफ आप न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, अपील भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपील भी नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। लेकिन होता क्या है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर संसद कानून बनाकर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। याद रखना, संपत्ति के अधिकार का संबंध 9वीं अनुसूची से भी है। किससे है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधारों से संबंधित कानून। तो सरकार ने भूमि सुधार से संबंधित कानून भी बनाया और संपत्ति से संबंधित भी कानून बनाया। तो 9वीं अनुसूची का संबंध 31 से भी है, आर्टिकल 31 से है, दोनों से है। ठीक है, याद रखना। तो देखो क्या कहता है कि जब सरकार ने ये कानून बनाया तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई, चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि सरकार ऐसे तो हर किसी की संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2007 में अपना क्या देती है, डिसीजन देती है। कब की बात है? मामला है 1973 का, लेकिन कोर्ट अपना फैसला कब सुनाता है? 2007 में सुनाता है। और 2007 में फैसला सुनाया और इसमें कहा गया कि कोई भी विषय जो 24 अप्रैल 1973 के बाद, कब की बात है? कोई भी विषय जो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया है। कहां डाला गया है? 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। देखो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस
वाद का फैसला 1973 में दिया। कहा कि अगर 1973 के बाद संपत्ति से संबंधित कोई विषय आता है तो, और ऐसी संपत्ति जिसका सरकार क्या करती है, अधिग्रहित करती है, तो आप न्यायालय में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ऐसे विषयों को आप न्यायालय में क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। तो दोस्तों बात आई समझ में। अगर कोई मामला 1973 से पहले का है तो उस विषय से संबंध आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। बात आगे क्या समझ में, देखो दोबारा से अनुच्छेद 31 की बात करें, संपत्ति से संबंधित अधिकार बताया गया। 31A में क्या बताया गया कि सरकार कानून बनाकर किसी व्यक्ति की, किसी की भी संपत्ति को जब्त कर सकती है। फिर 31B जोड़ा गया, तो सरकार ने सोचा अपन लोग क्या करेंगे कि हमने बात तो लिख दी कि हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, तो सरकार को लगा कल को यही लोग क्या करेंगे, कोर्ट में अपील करेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक आर्टिकल और लेकर आते हैं और अनुच्छेद लाया गया 31B। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 और इसमें कहा गया कि सरकार जो भी संपत्ति को इकट्ठी करेगी, यानी जो भी संपत्ति को अधिग्रहित करेगी, उसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात यहां लिखी गई तो फिर केशवानंद भारती केस आता है और उस केस में न्यायालय में, कोर्ट में चैलेंज कर दिया इन 31A और B को, और कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि अगर कोई मामला 24 अप्रैल 1973 के बाद का है और वह संपत्ति से जुड़ा हुआ है, अर्थात सरकार उसकी संपत्ति को जबरन क्या करती है, अधिग्रहित करती है, तो आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हो। अगर उससे पहले का मामला है तो न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया का आधार लिया गया। क्या आधार लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया का आधार लगाया गया। याद रखना किस आधार पर, न्यायिक पुनरावलोकन, याद रखना न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और यहां पर एक नया मोड़ निकलकर सामने आया। तो बात आई समझ में 31A की और 31B की। 31A में क्या बताया गया और 31B में क्या बताया गया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और बात करते हैं 31C की। किसकी बात करते हैं, 31C की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, करते हैं अपने इसको साफ और फिर बात करते हैं अगला आर्टिकल आता है 31C। कौन सा आर्टिकल आता है, 31C। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कहानी है ये 31 की समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दिया करो, ठीक है। और चैनल को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे भी हाँ सर इतने बजे ये क्लास होती है, इतने बजे ये क्लास होती है। और अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। अब अपनी बात करते हैं 31C की। किसकी बात करें, 31C की बात करें। देखो 31C में क्या बताया गया, 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971। याद रखना, बात करें 31C की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31C की बात करें तो 25वां संविधान संशोधन, कौन सा, 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या बात बताई गई, इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन करेंगे कब, जब अपन लोग नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39 और 39 का B और C को जोड़ेंगे। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि नीति निर्देशक तत्वों का, किनका, नीति निर्देशक तत्वों का, याद रखना दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 39 का B और C, अनुच्छेद 39 का B और C को लागू करते समय, किनको करते समय, अनुच्छेद 39 के भाग B और C को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, 31C की बात करें तो 31C, पहली बात तो ये याद रखना, इसको जोड़ा कब गया था,
25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 और उसमें 31C जोड़ा गया। और क्या बात बोलेगी कि इस अनुच्छेद को लागू करते समय, यानी अपने बात करें इस नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 39 बी और सी, जहां पर बताया गया कि सामाजिक भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, स्त्री और पुरुष को जीवन निर्वाह के लिए योग्य मजदूरी दी जानी चाहिए, उनके बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए, ये सारी की बातें अनुच्छेद 39 में बताई गई है। लेकिन 39 बी और सी को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद 39 बी और सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, किनके ऊपर है? मौलिक अधिकारों के ऊपर। तो 31 सी में क्या बताया गया कि नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या कर सकते हो? उल्लंघन कर सकते हो। जैसे ही ये बात यहां पर लिखी तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया गया। कहां चैलेंज कर दिया गया? इस कोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सुनाया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यहां पर निर्णय दिया और उस निर्णय में क्या कहा कि हाँ, आप क्या कर सकते हो? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना? सही माना और कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? उल्लंघन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है बाद में? बाद में होता है कि 42वां संविधान संशोधन होता है और इंदिरा गांधी की सरकार आती है और इंदिरा गांधी क्या कहती है कि नीति निर्देशक सभी को लागू करते समय, ठीक है, याद रखना, ये क्या कहता है? यह कहता है कि अनुच्छेद 39 का बी और सी को लागू करते समय। लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 और इसमें इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी की सरकार ने डिसीजन दिया। क्या दिया? इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को, किनको? सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? उल्लंघन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उल्लंघन किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, उल्लंघन किया जा सकता है। मैंने पीछे क्या बताया? पीछे बताया कि सिर्फ 39 बी और सी को लागू करते समय, ठीक है, सिर्फ 39 बी और सी को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सही माना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इंदिरा गांधी की सरकार कहती है कि अकेले 39 बी और सी नहीं, सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय क्या कर सकते हो? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो इसके बाद में एक नया वाद आता है और उस वाद का नाम है मिनर्वा मिल्स वाद 1980। ठीक है, इस वाद के बाद एक नया वाद आया और उस वाद का नाम है मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। और इस वाद में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इस इंदिरा गांधी वाले फैसले को क्या किया? खारिज किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के फैसले को क्या किया? खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के फैसले को क्या कर दिया? खारिज कर दिया और कह दिया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय, सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सिर्फ 39 बी और सी को, सिर्फ 39 बी और सी को जोड़ते समय। बात आ गई क्या समझ में? तो 31 सी की सारी बातें समझ में आ गई होगी कि 31 ए में क्या बताया गया, 31 बी में क्या बताया गया, 31 सी में। देखो 31 ए की बात करें तो 31 ए में क्या बताया गया कि सरकार कानून बनाकर किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। 31 बी क्या कहती है कि अगर सरकार ऐसी कोई संपत्ति को इकट्ठी करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक नया केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, और उस वाद में क्या कहा कि अगर 1973 के बाद ऐसी कोई संपत्ति जिसका सरकार ने अधिग्रहण किया है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, अर्थात उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। लेकिन फिर 31 सी आता है और कब जोड़ा गया? 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। और इसमें क्या बात बताई गई? इसमें कहा गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है जब आप क्या करोगे?
अनुच्छेद 39 का बी और सी को जोड़ोगे। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो इस बात को कोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया गया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नया वाद आता है और उस वाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सही माना कि हाँ क्या कर सकते हो, आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आती है, कहती है कि सिर्फ अनुच्छेद एक ही क्यों, सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में मिनर्वा-मिल्स वाद आया 1980 और इस वाद में क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला बदला और कहा कि सारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ना ही सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय, लेकिन याद रखना सिर्फ 39 बी और सी को लागू करते समय क्या कर सकते हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आई होगी अनुच्छेद 31 की। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे और आगे अपने बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। 32 में क्या बात बताएगी देखो, तो 32 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, 32 अनुच्छेद सभी अनुच्छेदों का जनक मान सकते हैं, अपने जनक कह सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन भी मिलती है कि 32 में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो देखो दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 की करते हैं कुछ कहानी क्या है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो 32 में क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया। याद रखना अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को किसकी बात करें, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को याद रखना भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा, क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। याद रखना क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। तो याद रखना अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 तो क्या है, संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 क्या है, संविधान की आत्मा है। समझ में आ गई बात क्या। एक बात और याद रखना, इस अनुच्छेद के बारे में ये बात भी कही, क्या कहा जाता है कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो, अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो पीछे के सारे मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं रहता, कोई भी औचित्य नहीं रहता है। याद रखना ये बात भी याद रखना, अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सभी मौलिक अधिकारों का क्या है, रक्षक है। सभी मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है, सभी मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है, रक्षक माना जाता है। और देखो, और इसमें बताया गया कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किनका, अगर मूल अधिकारों का यानी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत है, अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर है, हाई कोर्ट में। याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर जारी की जा सकती है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत कहां पर याचिका दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट में। ये बात दोस्तों याद रखना कि मूल अधिकारों से संबंधित बात करें तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 अगर नहीं होता, पीछे के पीछे मौलिक अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं होता। और याद रखना सभी के सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहां लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। अर्थात अपन लोग ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 सारे के सारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। बात आ गई सब में। अब देखो, अब अपने बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत किसकी बात करें, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका लगाई जाती है। तो कौन कौन सी लगाई जाती है, एक ये नंबर याचिका आती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक नंबर याचिका का नाम आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और इसको
इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कार्पस। याद रखना दोस्तों, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेबियस कार्पस। एक नंबर याचिका का नाम है हेबियस कार्पस। दोस्तों याद रखना, एक नंबर याचिका आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दो नंबर याचिका आती है जिसका नाम है उत्प्रेषण। क्या नाम है? उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर की तरफ मंगा लेना, और उसे बोलते हैं सर्टियोरी या फिर सर्टियोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सर्टियोरी भी कहते हैं। तीन नंबर याचिका आती है जिसका नाम है परमादेश। क्या नाम है? परमादेश। और परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडीमस। क्या कहते हैं? मैंडीमस। तीन नंबर याचिका आती है जिसका नाम है परमादेश, और परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडीमस। तो दोस्तों याचिका याद रखना कौन कौन सी? एक नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण, दो नंबर बात करें उत्प्रेषण, तीन नंबर बात करें परमादेश, तीन नंबर बात करें परमादेश, और चार नंबर अपने बात कर सकते हैं जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। चार नंबर अपने बात करें या तो अधिकार परीक्षा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रोहिबिजन, यानी अपने प्रतिषेध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चार नंबर वाली याचिका को कहेंगे प्रतिषेध। क्या कहेंगे? प्रतिषेध। प्रतिषेध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोहिबिजन। क्या कहते हैं? प्रोहिबिजन कहते हैं। बोलते हैं तब जय बोला जाता है, लिखते टाइम जय साइलेंट रहता है। और पांच नंबर आती है जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। पांच नंबर वाली याचिका को क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो। याद रखना, अधिकार परीक्षा और इंग्लिश में क्या कहते हैं? को वारंटो। इंग्लिश में इनके नाम याद रखना। मैंने क्या बताया कि एक नंबर याचिका जिसका नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दो नंबर वाली की उत्प्रेषण सर्टियोरी, तीन नंबर परमादेश मैंडिबस, चार नंबर प्रतिषेध प्रोहिबिजन, और पांच नंबर बात करें अधिकार परीक्षा जिसको कहते हैं को वारंटो। याद रखना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की याचिका जारी करता है, और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट छह प्रकार की याचिका जारी करता है। कितनी प्रकार की? छह प्रकार की याचिका जारी करता है। और उस याचिका को, जो छठी याचिका है, उसको बोला गया इंजंक्शन। क्या बोला गया है? इंजंक्शन बोला गया। पांच तो याचिका ये हाईकोर्ट सेम ही जारी करेगा, लेकिन हाईकोर्ट एक ज्यादा याचिका जारी करता है, और उसको क्या बोला गया? इंजंक्शन। तो याचिका जारी करने के मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्या है? ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हाईकोर्ट एक एक्स्ट्रा याचिका जारी करता है, और उस याचिका को क्या नाम दिया गया? इंजंक्शन नाम दिया। तो दोस्तों पता चला आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो 32 के तहत हाईकोर्ट छह प्रकार की याचिका जारी करता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तब। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिका जारी करेगा? पांच प्रकार की याचिका जारी करेगा, जिनकी बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश मैंडिमस, ठीक है याद रखना, प्रतिषेध प्रोहिबिजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, को वारंटो, ठीक है, अलग अलग जिनके नाम है, तो उनके बारे में अपन लोग अभी व्याख्या करेंगे कि फलानी फलानी याचिका का क्या अर्थ होता है, फलानी फलानी याचिका का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बात सेशन अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं जो याचिकाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक नंबर याचिका आती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो दोस्तों अपने एक नंबर याचिका का करते हैं उल्लेख, और एक नंबर याचिका के बारे में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी, याचिका जरूर देख लेना, ये जो मैं बता रहा हूं याचिका अच्छे से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर जरूर। एक नंबर याचिका आती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेबियस कार्पस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेबियस कार्पस कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेबियस कार्पस कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना। इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर, किसको? व्यक्ति को जीवित, यानी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना। व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में क्या करना? उपस्थित करना। व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में क्या करना? उपस्थित करना। ये दोस्तों याद रखना, ठीक है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को सशरीर कहाँ उपस्थित करना, न्यायालय में उपस्थित करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में क्या करना, उपस्थित करना। देखो इस याचिका की कहानी क्या है, देखो इस याचिका की बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी उसे बिना किसी कारण के, बिना किसी जुर्म के, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, अवैध तरीके से क्या कर लिया जाए, अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है, उसी याचिका को क्या बोला गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला गया। क्या बोला गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला गया। यानी जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट के द्वारा जो याचिका जारी की जाती है, उस याचिका को क्या बोला गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला गया है। याद रखना मैंने बताया कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, अब गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस का काम है, तो यह याचिका न्यायालय के द्वारा पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। देखो अगला पॉइंट इसी से जुड़ा है, तो मैं यहाँ पर नोट में लिखा दूं, मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा कि जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो गिरफ्तार करने का काम किसका है, पुलिस का है। तो कोर्ट उससे पूछता है, पुलिस विभाग से, पुलिस प्रशासन से, कि आपने गिरफ्तार किया है तो कोई तो रीजन होगा, अगर रीजन नहीं है तो उसको आप छोड़ दो। तो बस याद रखना कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। किसको जारी की जाएगी, पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। याद रखना, फिर पूछा जा सकता है कि यह याचिका किस किस को जारी की जा सकती है, तो यह याचिका पुलिस प्रशासन को जारी की जा सकती है, जारी की जाती है। यह याचिका पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है, पुलिस विभाग को। तो व्यक्ति को पकड़ना काम किसका है, पुलिस का। तो कोर्ट के द्वारा किसको जारी की जाती है, पुलिस को जारी की जाती है। याद रखना, यह याचिका किसको जारी की जाएगी, पुलिस को जारी की जाती है। याद रखना। और एक बात और याद रखना, यह याचिका सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। किसके विरुद्ध, यह याचिका सरकार व पुलिस, सरकार व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध याचिका जारी की जा सकती है। यह याचिका सरकार व व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। किसके विरुद्ध, यह याचिका सरकार व व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह याचिका सरकार व व्यक्ति के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, जारी की जा सकती है। अब बात आ रही है व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो याद रखना यह याचिका व्यक्ति के किससे, जीवन की स्वतंत्रता से भी जुड़ी है। किससे जुड़ी है, जीवन की स्वतंत्रता से भी जुड़ी है। क्यों जुड़ी है, जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसके जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। तो अपन लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह याचिका व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से भी जुड़ी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो बातें हैं वो समझ में आ रही होगी, और समझ में आती भी होगी, और आगे भी होगी। दोनों तीनों बातें समझ लो, अच्छा लगे मियां। देखो अब बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ये शायद पीएसआई का जो पेपर हुआ था, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें ये पूछा गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो इंग्लिश वर्ड है ये पूछा गया था। तो इंग्लिश वर्ड साथ साथ याद रखना। इस याचिका का अर्थ क्या होता है कि जब व्यक्ति को सशरीर कहां उपस्थित करना, न्यायालय में उपस्थित करना। यानी जब किसी व्यक्ति को अवैध तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए ना, तो उसको छुड़ाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है, उसी याचिका को क्या बोला गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला गया। याद रखना, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। यह याचिका सरकार व व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, और यह याचिका व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से भी जुड़ी है। किससे जुड़ी है, स्वतंत्रता से भी जुड़ी है। तो दोस्तों कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे, और 2 नंबर याचिका की बात करें, जिसका अर्थ है अधिकार प्रच्छा। क्या है, अधिकार प्रच्छा, या फिर अपने उत्प्रेषण। हाँ, 2 नंबर उत्प्रेषण करेंगे। ठीक है, 2 नंबर कौन से करेंगे, उत्प्रेषण करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। तो 2 नंबर याचिका की बात करें, जिसका नाम है उत्प्रेषण। जिसका नाम क्या है, उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। देखो 2 नंबर याचिका है जिसका नाम है उत्प्रेषण। क्या नाम है? उत्प्रेषण, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्सियोरी भी कहते हैं और सर्टियोरी कहते हैं। देखो उत्प्रेषण, उत का मतलब ऊपर, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऊपर की तरफ मंगा लेना। क्या मंगा लेना? किसी भी मामले को ऊपर की तरफ मंगा लेना। ऊपर की तरफ मंगा लेना। अब क्या मंगा लेना? ऊपर की तरफ मंगा लेना। अब कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है किसी भी मामले को मंगाना। यह तो है नहीं भी कोई और कोई सामान मंगाओ, सामान तो मंगाओ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या मंगाता है? सुप्रीम कोर्ट जो पेंडिंग फैसले होते हैं उन्हीं को मंगाता है। तो उत्प्रेषण का पहले तो अर्थ समझो। अर्थ क्या होता है? ऊपर की तरफ मंगा लेना, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्सियोरी कहते हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर की तरफ मंगा लेना। क्या मंगा लेना? ऊपर की तरफ मंगा लेना। यानी ऐसे कोई मामले जो निचली अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, देखो उत्प्रेषण का मतलब है ऊपर की तरफ मंगा लेना। देखो समझते हैं अपनी बात, समझते हैं अपने बात। ऊपर की तरफ मंगा लेना, क्या मंगा लेना? जब निचली अदालतों में, जब निचली अदालतों में क्या हो? मामले पेंडिंग चल रहे हो, मामले पेंडिंग चल रहे हो, या फिर कोई भी मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, या फिर कोई भी मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस फैसले को अपने पास मंगाएगा। क्या करेगा? अपने पास मंगाएगा। तो देखो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ मंगा लेना। क्या मंगा लेना? जब निचली अदालतों में कोई भी मामले पेंडिंग चल रहे होते हैं ना, जिनकी सुनवाई नहीं होती, तब क्या करता है? कोर्ट ऑर्डर जारी करता है और उस मामले को क्या करता है? अपने पास मंगाता है। या फिर अपने बात करें कि ऐसा कोई मामला जो उस क्षेत्र के कोर्ट से, अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, तब उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगाता है। क्या करता है? अपने पास मंगाता है। या फिर अपने बात करें, या फिर अपने इसे बात करते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपने एग्जांपल दें भी, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तब हाई कोर्ट क्या करता है? उस मामले को अपने पास बुलाता है, उस मामले को अपने पास मंगाता है। समझ में आ गई बात? यानी ऐसा कोई मामला जो जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, जिला न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, तब हाईकोर्ट क्या करता है? याचिका जारी करता है और उसी याचिका के तहत उस मामले को क्या करता है? अपने पास मंगा लेता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अपने हाईकोर्ट की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, तो राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। अब ऐसा कोई मामला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से उस मामले को अपने पास नहीं मंगाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर का मामला है। तो ऊपर वाला हाई कोर्ट नीचे वाले हाई कोर्ट को ऑर्डर जारी कर उस मामले को मंगा सकता है, लेकिन नीचे वाला हाई कोर्ट है ऊपर वाले हाई कोर्ट से कभी भी कोई पेंडिंग फैसला मामला नहीं मांगेगा, क्योंकि जो जिला न्यायालय होते हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, वह किसके अधीन काम करती है? ऊपरी हाई कोर्ट के अधीन काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं उत्प्रेषण के बारे में कहानी समझ में आई होगी। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का इंग्लिश में होता है सर्सियोरी, और इसका मतलब क्या होता है? सूचना देना, या फिर हमने कह सकते हैं ऊपर की तरफ मंगा लेना। यानी जब कोई मामला निचली अदालतों में पेंडिंग चल रहा हो, तो ऊपर वाला कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए एक याचिका लगाता है, और उसी याचिका को क्या बोला गया? उत्प्रेषण बोला गया। क्या बोला गया? उत्प्रेषण बोला। और याद रखना, इस जब यह याचिका जारी की जाती है ना, तो इसमें होता क्या है? ऊपर वाला जो हाईकोर्ट होता है ना, अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की क्या करता है? पुनरीक्षण करता है। क्या करता है? पुनरीक्षण करता है। देखो मैं नोट में बता रहा हूं, एक बात याद रखना, नोट में बता रहा हूं कि जिला न्यायालयों के, याद रखना, जिला न्यायालयों के कार्यों का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय करता है। जिला न्यायालयों के कार्यों का
कार्यों का पुनरीक्षण, जिला न्यायालयों के कार्यों का क्या करता है, पुनरीक्षण हाई कोर्ट करता है। पुनरीक्षण क्या करता है, हाई कोर्ट करता है। मतलब जिला न्यायालय अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका मुहैया करता है, उनका क्या करता है, मुआवना करता है। तो याद रखना, इस याचिका के चलते हाई कोर्ट जिला न्यायालयों के कार्यों का क्या करता है, पुनरीक्षण करता है। ये बात याद रखना। और अपन लोग ये भी कह सकते हैं, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय को जारी की जा सकती है, क्योंकि ऊपर वाला हाई कोर्ट नीचे वाले न्यायालय को क्या करता है, याचिका लगाता है कि आपके मामले में, आपके कोर्ट में यह मामला पेंडिंग चल रहा है या फिर यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। तो ये बात भी याद रखना, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाती है, न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाती है। याद रखना, यह याचिका किसको जारी की जा सकती है, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाती है, क्योंकि ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को क्या करता है, याचिका लगाने की अपील करता है। तो याद रखना, न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाने वाली याचिका कौन सी है, उत्प्रेषण। तो दोस्तों, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। और इसके बाद में चलते हैं अपनी अगली याचिका, और अगली याचिका का मतलब है प्रतिषेध। क्या है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, मतलब है रोकना यानी मना करना। बात आई समझ में। तो अगली याचिका की तरफ बढ़ते हैं, और अगली याचिका का मतलब है प्रतिषेध, और उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। तो दोस्तों, अगली याचिका है जिसका नाम है प्रतिषेध। क्या नाम है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध को क्या बोला गया इंग्लिश में, प्रोहिबिशन कहा गया। क्या कहा गया, प्रोहिबिशन कहा गया। और इसका मतलब क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब देखो क्या होता है, मना करना। क्या करना, मना करना। अब मना क्या करेगा, मना तो है, कोई मामला है, कोई केस है, उसको ही मना करेगा। मना कौन करेगा, कोर्ट ही करेगा। किसको करेगा, जब कोई दूसरा कोर्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी काम करता है तो उस काम को रोकने के लिए यह याचिका जारी की जाती है। क्या की जाती है, यह याचिका जारी की जाती है, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को यह याचिका जारी की जाती है। देखो, इसकी बात करें, प्रतिषेध की बात करें, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों मिलते मिलते हैं। ठीक है, प्रतिषेध की बात करें कि जब अधीनस्थ न्यायालय, इसकी बात करें जब अधीनस्थ न्यायालय, जब कौन है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो, बाहर जाकर कार्य करते हैं तो, बाहर जाकर कार्य करते हैं तो, उस कार्य को रोकने के लिए करते हैं तो, उस कार्य को रोकने के लिए, उस कार्य को रोकने के लिए जो याचिका लगाई जाती है ना, उसी याचिका को क्या बोला गया, प्रतिषेध। अधिकारिता क्षेत्र वही मैंने बताया भी, अपना हाईकोर्ट का है जोधपुर है, अपना हाईकोर्ट का है जोधपुर है, और अपना मेरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मेरा डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, और गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब कोई भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, मान लो कोई जमीनी विवाद का मामला है, और जमीनी विवाद का मामला कहां चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है वह उस हाईकोर्ट से उस जमीनी विवाद वाले मामले को अपने पास मंगाए। क्यों मंगाए, क्योंकि यह उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर का मामला है, उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। ऊपर वाले कोर्ट से कभी भी उस मामले को नहीं मंगवाएगा, तो यह उसके अधिकारिता क्षेत्र से क्या है, बाहर का मामला है। तो दोस्तों, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या मना करना, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करे, कोई भी काम करे, या फिर कोई न्यायिक अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी काम करे, तो उस काम को रोकने के लिए जो याचिका लगाई जाती है, जो याचिका जारी की जाती है, उसे बोला गया प्रोहिबिशन। और याद रखना, यह याचिका किसको जारी की जा सकती है, यह याचिका न्यायालय से न्यायालय को जारी की जा सकती है। किसको जारी की जा सकती है, यह याचिका न्यायालय टू न्यायालय, यानी न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाने वाली याचिका कौन सी है, एक तो अपन लोगों ने उत्प्रेषण पढ़ी, और दूसरी कौन सी पढ़ी, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। दूसरी कौन सी पढ़ी, प्रतिषेध पढ़ी। याद रखना, यह याचिका किसको जारी की जाएगी, न्यायालय से न्यायालय को जारी की जाती है। याद रखना दोस्तों, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना, रोकना। यानी याद रखना, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी काम करता है, यानी उसका उल्लंघन करता है,
तब कोर्ट के द्वारा जो याचिका जारी की जाती है उस याचिका को क्या बोला गया? प्रतिषेध बोला गया। क्या बोला गया? प्रतिषेध बोला गया। याद रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो। समझ में आ गई बात क्या? अब अगली याचिका की बात करें, जिस याचिका का नाम क्या है? परमादेश। क्या नाम है? परमादेश। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। तो अगली याचिका है जिसका नाम क्या है? परमादेश। याचिका है क्या है? परमादेश। और इसी याचिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडेमस। क्या है? मैंडेमस। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। देखो इसमें बताया गया कि जब कोई न्यायिक अधिकारी जब कोई न्यायिक अपने पद के कर्तव्यों की पालना करने से क्या करता हो? मना करता हो। क्या करता हो? मना करता हो। यानी जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता तब न्यायालय आदेश देता है कि आप क्या करो? अपने पद के कर्तव्यों की पालना करो। याद रखना, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी, याद रखना, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी, याद रखना, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी जब कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो अपने पद के कर्तव्यों की पालना नहीं करता है तो कर्तव्यों की पालना करवाने के लिए, यानी उस पद के कर्तव्यों की पालना करवाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है ना, उसी याचिका को क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं। यानी मान लो कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो अपने पद के कर्तव्यों की पालना नहीं करते, उनको करनी चाहिए, उनको जो पद मिला है उस पद की पालना करनी चाहिए, ठीक है, उस पद के जो जो कर्तव्य है उनकी पालना करनी चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो लोग नहीं करते हैं ना तो उन लोगों को याचिका जारी करेगा कोर्ट और कहेगा कि आपको जो पद मिला है ना, आप उस पद के कर्तव्यों की क्या करो? पालना करो। तो वही बात बताएगी कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों की पालना नहीं करता ना, तब कोर्ट के द्वारा यह याचिका जारी की जाती है और उसी याचिका को क्या बोला गया? परमादेश बोला गया। क्या बोला गया? परमादेश बोला गया। और एक बात और याद रखना, मैंने यहाँ पर लिखा न्यायिक अधिकारी नहीं, न्यायिक अधिकारी नहीं, सीधा करते हैं, जब कोई अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी, याद रखना यह याचिका, नोट में लिखा रहा हूं, यह याचिका राष्ट्रपति व राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती। यह याचिका राष्ट्रपति व राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती। यह याचिका राष्ट्रपति व राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती, ये बात याद रखना। और दूसरी बात याद रखना, यह याचिका निजी संस्था या निजी व्यक्तियों को जारी नहीं की जा सकती। यह याचिका निजी संस्था या निजी व्यक्तियों को भी जारी नहीं की जा सकती। बात किसकी हो रही है? बात सरकारी व्यक्तियों की हो रही है। किसकी बात हो रही है? सरकारी व्यक्तियों की हो रही है। तो यह ना तो राष्ट्रपति को जारी की जाएगी, ना ही राज्यपाल को जारी की जाएगी, ना ही निजी व्यक्ति, मतलब खुद को भी, बंदे को आप ही मर्जी काम करे, ये तो कौन करे? प्राइवेट संस्था है, वह अपना काम चलाए तो चलाए, वरना नहीं चलाए, ठीक है। हाँ, सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह याचिका प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाएगी। किसके विरुद्ध है? प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाएगी। लेकिन निजी व्यक्तियों, निजी संस्था, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध यह याचिका जारी नहीं की जाती। और इस याचिका को किस नाम से जानते हैं? परमादेश। और परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडेमस। यानी जब कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों की पालना करने में असमर्थ होता है, यानी पद के कर्तव्यों की पालना नहीं करता, तब कोर्ट के द्वारा जो याचिका जारी की जाती है उस याचिका को क्या बोला गया? परमादेश बोला गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे और अपने अगली याचिका की बात करते हैं जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो। तो दोस्तों अगली 5 नंबर याचिका है जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? किस अधिकार के तहत
अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत, यानी इसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद को धारण कर लेता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद को धारण कर लेता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, और वह पद उसकी योग्यता को पूरा नहीं करता हो, वह पद उसकी योग्यता को क्या नहीं करता हो, वह पद उसकी योग्यता को पूरा नहीं करता हो, तब कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि आपने यह पद किस योग्यता के तहत धारण किया है। समझ में आ गई बात है। जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी पद को धारण कर ले, वह पद उसकी योग्यता को पूरे नहीं कर रहा, तब कोर्ट पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत इस पद को ग्रहण किया है। कई लोग होते हैं जो 10वीं पास होते हैं, 5वीं पास होते हैं, बीए पास होते हैं, ठीक है, पेपर वगैरह चोरी करवा कर या तो एसआई बन जाते हैं या आरएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर लग जाते हैं, लेकिन उनको उस पद के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। मान लो कोई व्यक्ति टीचर लग रहा है, और टीचर के लिए क्या एलिजिबल है, या तो बीएसटीसी या बीएड या नेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन कई क्या होता है, पेपर चोर होते हैं जो 10वीं 12वीं पास वालों से रुपए लेकर पेपर खरीद कर क्या बना देते हैं, टीचर बना देते हैं। अब उनको टीचर पद के बारे में क्या साला दर्पण होता है, क्या सखी प्रोग्राम होता है, क्या स्कूल की जो टीपी होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कानून वगैरह नियम होते हैं स्कूलों के, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो कोर्ट पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत इस पद को ग्रहण किया है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी अवैध रूप से ऐसे किसी पद को धारण कर लेता हो जो पद उसकी योग्यता को पूरा नहीं करता हो, तब कोर्ट के द्वारा जो याचिका जारी की जाती है उसी याचिका को क्या बोला गया, अधिकार परीक्षा बोला गया। उसी याचिका को क्या बोला गया, अधिकार परीक्षा बोला गया। और याद रखना, यह याचिका निजी अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी नहीं की जा सकती। किसको जारी नहीं की जाएगी, यह याचिका निजी अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी नहीं की जा सकती। निजी अधिकारियों प्लस में कर्मचारियों को जारी नहीं की जा सकती। निजी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। अब निजी अधिकारी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर वाले व्यक्ति को वो तो ऐसा ही होते हैं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, तो उनके विरुद्ध कभी भी यह याचिका जारी नहीं की जा सकती। यह सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी व व्यक्तियों को जारी की जा सकती है। और अंतिम याचिका है जिसका नाम है इंजंक्शन। क्या नाम है, इंजंक्शन। यह याचिका कौन जारी करता है, यह याचिका जारी करता है हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत। याद रखना, इंजेक्शन का मतलब होता है अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए, अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए व्यक्ति को जो याचिका जारी की जाती है उसी याचिका को क्या बोला गया, इंजंक्शन बोला गया। मान लो अंतरिम राहत कैसे, मान लो अपनी बात करें, अपना हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर। अपना हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर है। अपना हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का है नई दिल्ली। मान लो रीट का एग्जाम हो, रीट का जैसे परसों एग्जाम है, मान लो रीट का क्या है, परसों एग्जाम है, और आज आयोग ने क्या कर दी, एग्जाम है परसों एग्जाम, और आज आयोग ने क्या कर दी, वेबसाइट बंद कर दी है। क्या कर दी है, वेबसाइट बंद कर दी है। और उसी वेबसाइट से क्या होते थे, प्रवेश पत्र डाउनलोड होते थे, और आयोग ने क्या कर दी, वेबसाइट बंद कर दी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उस वेबसाइट के थ्रू प्रवेश पत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं निकल रहा। तब व्यक्ति कहां जाएगा, कोर्ट की शरण में जाएगा। तब व्यक्ति पहुंचता है हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है। तब जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अपील लगाएगा कि ऐसे ऐसे करके परसों हमारा एग्जाम है और बोर्ड ने क्या कर दी है, वेबसाइट बंद कर दी है, पेपर है यानी जो अपनी बात के प्रिंट आउट है एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड है, वह डाउनलोड नहीं हो रहे। तब कोर्ट क्या करेगा, आयोग को अपील लगाएगा कि इन बच्चों ने जो फॉर्म भरा है और उस फॉर्म का बच्चों के पास प्रिंट है, तो उस प्रिंट के बेस पर बच्चों को क्या कर दिया जाए, एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाए। तो बच्चों को क्या मिल गई, एक प्रकार से अंतरिम राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा और हाई कोर्ट से भी काम हो गया। तो ये तो बताता है आर्टिकल 32 कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शरण ली जा सकती है। तो याद रखना, लास्ट वाली याचिका है इंजंक्शन, जो कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। और किस लिए, व्यक्ति को अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसी याचिका को क्या बोला गया, इंजंक्शन बोला गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 31 और 32 से संबंधित सारी की सारी कहानी समझ में आ रही होगी और आती भी होगी।
कल अपनी बात करेंगे 33, 34, 35 3 आर्टिकल बचे हैं, उसके बाद में अपना मौलिक अधिकार टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास बढ़िया लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। मैं इसी कड़ी में पूरी की पूरी पॉलिटिकल आपको करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये तो ऑफलाइन क्लासों में बहुत बार करवाए हैं मैंने, ठीक है, और बच्चों को याद भी हो रहे हैं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाई प्रदीप सर नाम से है, उसको भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं ये पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल वापिस इसी टाइम। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।